अब हम आपको जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो हमारे पास पाठ है इसके प्रश्नाभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्नाभ्यास तो विद्यार्थी को स्वयं बनानी चाहिए पाठ को पढ़ करके कि वो क्या समझता है, उसको प्रश्न किस प्रकार से उसका भाव आ रहा है उत्तर के रूप में। तो लेकिन फिर भी सभीते के लिए आपकी सुविधा के लिए जो है इसको हम यहाँ पर एक शब्द आया था अभी उसमें भलमानस कहा, जिसमें मैंने कहा भलमानसी क्या हुआ, शब्द क्या हुआ, एक शब्द बोला था मैंने गुड भलमानस में। तो मैं आपको एक गुडविल में थोड़ा इसको हम बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आप पुस्तक में देखिए। पहला प्रश्न है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। ये पहला प्रश्न है आपके लिए कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। यदि दे सकता है, आज के दौर में तो आज भागती हुई दुनिया है, दौड़ भाग की दुनिया है, लोगों के पास समय ही नहीं है आपके बात को सुनने का और उसको समझने का। तो उस हिसाब से तो संतोष हो जाता है, हाँ भाई जैसे किसी को आपने पैसे भेजे, हाँ भाई पैसे मिल गए, हाँ मिल गए, फिर तुम्हारे भाई क्या कर रहे हो ये, लेकिन इतना बस संक्षिप्त रूप से बात कर सकते हैं। लेकिन जो आनंदानुभूति हमें होगी एक पत्र को पढ़ करके, बार बार पढ़ करके और उसको सहेज करके, फिर उसको कुछ समय बाद पढ़ करके जो आनंदानुभूति होगी वो आज का जो है एसएमएस आदि हमें नहीं दे सकता है। तो इसका उत्तर इतना ही है। जैसे पत्रों का अपना अलग महत्व है, पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को जो है संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं और पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों को धरोहर के रूप में जो है सहेज कर रख सकते हैं। और जो है फोन एसएमएस व्हाट्सएप वगैरह आदि ये जो भी हैं इसको आप सहेज कर एकदम से नहीं रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। क्यों? पत्र को लिखने में मैंने बताया पत्र लेखन कला है, तो पत्र लिखने से उसकी भावनाओं का पता चलता है, आत्मीयता का पता चलता है और बाद में ये पत्र जो है अनुसंधान का विषय बन जाते हैं। अनुसंधान माने शोध का विषय भी बन जाते हैं। क्या उस समय कैसी परिस्थितियां रही हुई, देखो पत्र को देखो, इसलिए जो है इनको जो है बार बार पढ़ा जाता है। और मैं आपको एक पत्रकार पत्र दिखाने की बात कर रहा था, मैं दिखाता हूँ। ये है भारतीय डाक सदियों का सफरनामा, अरविंद कुमार सिंह, यही अरविंद कुमार सिंह जी का ये है। इनकी पुस्तक देखिए, अरविंद कुमार सिंह जी की, ये भारतीय डाक सदियों का सफरनामा। ये तो इसमें जो है पूरा आपका जो ये पाठ है, इस पाठ को समझने में आप अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से कबूतरों की दुनिया से हम जो है आज यहाँ तक आगे टिकटों के बारे में है, ये सब इसमें चित्रों के द्वारा भी। और जहाँ पर ये कबूतर है, कबूतर महज खिलाड़ी नहीं संदेश वाहक भी हैं। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं। ये भारतीय हरकारा, जो हरकारे की बात कर रहे थे हम, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको दृश्य मिलेंगे इस पुस्तक में, आनंददायक। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तभी मैंने केवल आपको संदर्भ के लिए दिखाया, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते हमारे पास ऐसे पाठों से संबंधित संदर्भ होने चाहिए। हिंदी भी अपने आप में कम विषय नहीं है, हिंदी की अपनी प्रयोगशाला होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि हिंदी की अपनी प्रयोगशाला होनी चाहिए, हिंदी का अपना लैब होना चाहिए, हिंदी का अपना एक पुस्तकालय, छोटा सा संग्रहालय, विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथों का अपना एक वो होना चाहिए, ताकि जहाँ पर हम अपनी वाणी के द्वारा लैब में उस आवाज़ को, ध्वनि को और वीडियो के द्वारा चित्र को और अन्य चित्रों के द्वारा उसको स्पष्ट कर पाएँ और पुस्तकों के द्वारा संदर्भ कर पाएँ। और ये एक किताब है, ये हमारे परदादा जी की है, पंडित चिंतामणि जोशी जी की। उस दौर में लिखा हुआ एक पत्र के ही नमूने में है। ये किसी को कहानी के रूप में लिखा हुआ है। ये इस प्रकार से कहानी के ही रूप में, उन दिनों उर्दू भी चलती थी तो उर्दू में भी इन्होंने लिखा है कुछ। अब मैं तो जानता नहीं अपना नाम लिखा है या क्या लिखा है। ये है, इसी में मैं आपको एक पत्र दिखाता हूँ जो मेरे लिए धरोहर ही है। ये है नकल बैनामा, एक लिखा हुआ है उन्होंने अपने पास। मेरे पास और चिट्ठियाँ भी हैं इनकी, अभी यहाँ पर पर्याप्त नहीं होने की वजह से यहाँ पर प्राप्त नहीं है मेरे पास। ये एक पत्र का एक नमूना दिखा रहा हूँ आपको। अन्य पत्र भी हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मंडाल जी का पत्र मैंने बताया और अपने मित्र खीम सिंह रावत जी का पत्र बताया। बहुत सारे पत्र ऐसे हैं, पत्र वास्तव। और मेरे अपने शिष्यों के पत्र भी हैं जो मेरे शिष्यों ने मुझे भेजे हैं, आज के नहीं, सन 90 के दौर के, जो मेरे शिष्यों के द्वारा भेजे गए हैं। और आधुनिक शिष्यों में भी रामगिरी एक शिष्य है,
नगचुला खाल में, उसने भी मेरे को एक बार भेजा, और एक जो है एक दूसरा रणजीत गिरी है, उसका पत्र भी अभी मेरे पास है। बहुत सारे मेरे शिष्यों के भी पत्र मेरे पास हैं। तो पत्र जो है वास्तव में हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए पत्र जैसा संतोष जो है फोन, SMS या ये जो तकनीकी दुनिया है नहीं दे सकती है। फिर भी ऐसा कर सकते हैं हम कि इन जो SMS, जो महत्वपूर्ण SMS यदि आपने अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए किया तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के हम सहेज सकते हैं। मैं ऐसा भी करता हूँ। अब आपके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपके पास है कि पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम, अर्थात पत्र को क्या क्या कहा जाता है, ये मैंने यहाँ भी लिखे हो आपके लिए। पत्र को क्या क्या कहा जाता है वो तो है आपकी पुस्तक में, लेकिन इनको ये कौन कौन सी भाषाओं के, अर्थात इसका दूसरा प्रश्न हम इसको दूसरे रूप से इस प्रकार से कह सकते हैं कि पत्र को अन्य भाषाओं में क्या क्या कहते हैं। प्रश्न का दूसरा स्वरूप ये हो सकता है, जैसे खत शब्द है, खत माने उर्दू का, खत माने पत्र। खत शब्द जो है वो उर्दू का है, कागज कन्नड़ का है। ये ध्यान रखना, पुस्तक में है आपके। ये तो प्रश्न इसलिए तो मैं कहता हूँ कि प्रश्न जो है बच्चे ने छांटने हैं, अध्यापक ने नहीं। कागज है कन्नड़ में, और उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु में, लेख तेलुगु में, ये सब तेलुगु के शब्द हैं। उत्तरम, जाबू, लेख। काडिद भी तमिल का है, और पाती हिंदी में कहते हैं। पत्र, चिट्ठी भी कहते हैं हिंदी में, और पत्र भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन वास्तव में पत्र जो है संस्कृत का शब्द है। तो इस प्रकार से ये आपका सरल प्रश्न हमने कर दिया है थोड़ा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास में, ये तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रभाव हुए या क्या क्या प्रयास हुए। पत्र लेखन की कला के विकास में क्या क्या प्रयास हुए, या पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए, आपने लिखना है। तो क्या क्या विकास हुए, इस पाठ को पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हुए अपने अध्यापक से भी पूछना पड़ेगा। मैं आपको सामान्य तौर बता देता हूँ, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में मैंने बताया था ना, सार बताते समय पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। निबंध कराए गए बच्चों से, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। ये सरल उत्तर है इसका। पुस्तक में सारे उत्तर हैं। आप यदि पुस्तक को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको ये उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ये लगा लेते हैं, निशान लगा दिए यहाँ से यहाँ तक। उस आधार पर बच्चा समझ जाता है कि मेरे को इस प्रश्न के लिए यहाँ उत्तर ढूंढना है। इसका यहाँ ये कागज वाला, पत्र को उर्दू में, खत संस्कृत में, पत्र, ये इस प्रकार से। लेकिन हमने आपको वो एक सिस्टमेटिक बना के बता दिया है। अब आगे देखते हैं। तो पत्र का एक बात और है, मैं आपको सिस्टमेटिक लिख करके लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आपके काम आ जाए। ये है खत उर्दू में, और कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, और काडिद तमिल में, पाती हिंदी में, चिट्ठी हिंदी में, पत्र संस्कृत में। चलते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार। इसके लिए मैंने खुद ही आपको बता दिया अभी। पत्र के द्वारा हमारी भावनाओं का पता चलता है, और पत्र में अपनी भावनाओं को ज्यादा लिखने का वो मिल जाता है, अवसर मिलता है। पत्र लिखित रूप में होता है। मुख्य बात क्या कहोगे आप, पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। पर SMS में कोई केवल कामकाजी बातें की जाती हैं, संक्षिप्त बात की जाती है, लोग जल्दी ही भूल भी जाते हैं। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। कुछ समय बाद आपको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट हो जाएगा। और परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती, उनको समाज कर रख सकते हैं, धरोहर के रूप में रख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पत्र, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आपको बताया मैंने। महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालय में धरोहर के रूप में हैं। और मैंने ही अपने परदादा जी का दिखाया आपको। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है और आदमी के व्यवहार और आत्मीयता को प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा है किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे और सही पता लिखकर
भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है। पांचवा प्रश्न आपका छूट गया है ये, क्या चिट्ठियों की जगह, पांचवा प्रश्न छूट गया है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आप बताइए, ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह कभी नहीं ले सकते। मैंने पहले ही बताया, तकनीकी युग कितना ही बदल जाए लेकिन जो हमारी धरोहर है वो नहीं बदलती है। ताजमहल का कोई वो ले सकता है क्या, जगह ले सकता है? तो मीनार का ले सकता है? बद्रीनाथ मंदिर का जगह कोई और मंदिर ले सकता है? नहीं। ये धरोहर होती हैं। ये हमारी जो कविताएं, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, जो कविता बना दी निराला जी ने, क्या उसका कोई विकल्प हो सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार चिट्ठियों में जो भावनाएं उदित हो गई, जो चीज बन गई, धरोहर बन गई, तो एक दस्तावेज बन गया, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अर्थात हम इसका सामान्य उत्तर ये लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी दुनिया में चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, मेल, टेलीफोन, मोबाइल ये क्या है, केवल तकनीकी माध्यम हैं जिनमें परिवर्तन भी हो सकता है और केवल कामकाज के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बस। और ये जब आज आवश्यकता में आते हैं तो यहाँ पर फिर भी पत्र का स्थान ये नहीं ले सकते। अब हम जो मैं प्रश्न छोड़ रहा था उसके बाद आगे को प्रश्न बढ़ाते हैं। अब कोड भी संख्याओं में लिखा गया पता है कैसे? एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पिन कोड भी जो है, यही है ना प्रश्न। ये असल में ये पुस्तक जरा चिपकी हुई है तो इसमें पन्ने एकदम पलट जा रहे हैं, इसलिए जब दिक्कत हो रही है, इसमें समस्या हो रही है। चलिए पाठ से आगे है। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। आपने किसी को चिट्ठी लिखी, उसमें टिकट नहीं लगाया, सादे लिफाफे में लिखा, नाम पता सब लिख दिया, क्या कोई कठिनाई आ सकती है? आप समझ रहे होंगे आ सकती है, तभी तो लिखा है। बात यह है, मैं आपको बताऊं, कठिनाई भी आ सकती है और कभी कभी कठिनाई का समाधान भी हो जाता है। यद्यपि कठिनाई आ सकती है लिखेंगे। अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। जब मैं ये पाठ पढ़ा रहा था, पिछले साल की बात है, तो हमारे एक विद्यार्थी ने जो है, पता नहीं मुंबई में अमिताभ बच्चन जी को लिख दिया, पता नहीं किसको लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, क्योंकि वो हमारे यहाँ अच्छा बालक है, होशियार बालक है, बुद्धिमान है, भरतनाट्यम वगैरह कर लेता है, तो उसको लगा कि मेरा कैरियर वहाँ हो सकता है, तो उसने लिख दी। लेकिन अब उसको क्या है, उसने पता लिख दिया हमारे विद्यालय का जहाँ वो करना था, और वो चिट्ठी कहाँ आ गई, हमारे इसी विद्यालय में वापस आ गई, क्योंकि बच्चे को पता नहीं और टिकट उसमें लगा नहीं। डाकघर वाले ने कहा यार ये इनके विद्यालय के लग रहे हैं, उन्होंने जो है हमारे एक सर को दिया और गुरुजी ने फिर बताया, तो फिर उस बालक को हमने समझाया भाई ऐसे पत्र नहीं लिखते हैं, और पत्र का पूरा फिर उसको फिर समझाया हमने। इस पत्र की उपयोगिता, हमको तो फायदा हुआ कि इससे हम इस पाठ को और अच्छा समझा पाए बच्चों को, लेकिन बच्चे के लिए भी कठिनाई हुई ना कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर कठिनाई जो है, सुविधा एक अच्छा वो बन, सकारात्मक वो बन गया कि बच्चे को हमको सिखाने का अवसर मिल गया। लेकिन कठिनाई क्या आ सकती है, डाक विभाग उसको भेजेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपने जो है टिकट लगाया ही नहीं, सादा लिफाफा भेज दिया, लेकिन सही पता लिखा है तो बैरंग भेज देंगे उसको। क्या कर देंगे, पत्र बैरंग भेजने पर, बैरंग माने बिना टिकट के, तो बैरंग वापस भी आ सकता है और बैरंग उनसे पैसा भी लिया जा सकता है वहां पर। इसको ऐसे कहते हैं हम, इसको मतलब इस बात को इस भाव से भी कह सकते हो आपकी जो है सही पता लिखकर पता भेजने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र जाए, अन्यथा पत्र बैरंग वापस हो जाएगा। बैरंग होना माने तुरंत वापस हो जाना, बैरंग पत्र कहते हैं उसको। ये पहले से एक पत्र की परिभाषा में एक पत्र ये भी आता है कि बैरंग पत्र क्या होता है। बैरंग पत्र मतलब जिसमें टिकट वगैरह न लगा हो, जिसका शुल्क न दिया हो, डाक शुल्क, और या तो जिससे जो लेगा, जिसको भेजा जा रहा है वो उसको प्राप्त करके देगा उसका जुर्माना, वो देगा उसका शुल्क, या फिर वो पत्र बैरंग उसी के पास जाए फिर उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसने टिकट नहीं लगाया और वापस घूम के आ गई मुंबई से यहाँ, उसको पैसा फिर देना पड़ेगा उसका, क्योंकि डाक ने तो अपना पूरा काम किया। इस किताब के अलावा पुस्तक को मैंने जो बताया उसको पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब है पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया है, पता है कैसे? तो हमने इसमें एक शब्द आया होगा पिन कोड, कि पत्र में पिन कोड भी पूरा पता होता है, उसमें पिन कोड होता है। हर डाकघर का अपना एक पिन कोड होता है। पिन माने होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। तो ये पिन कोड जो है ये क्या किसी का पता है? वास्तव में हाँ, ये भी एक पता हो सकता है। क्यों? प्रत्येक डाकघर का अपना एक पिन कोड होता है, तो पता चल जाएगा डाक विभाग वालों को, अच्छा ये पिन कोड वहां का है तो ये वहां का है। तो उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर,
ये 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अंक का खास स्थानीय अर्थ है उसके प्रत्येक कोड का। जो पहला खाने में नंबर होगा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो खाने हैं उसमें पहला राज्य का होता है, दूसरा उप क्षेत्र, उस राज्य के किस क्षेत्र का है वो। मानो उत्तराखंड को उन्होंने 3 नंबर दे रखा है तो 3 आ जाएगा आगे से, या 2 दे रखा है 2 आ जाएगा आगे से, है ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मैंने 2 दिया हो या 26 दिया हो, इस प्रकार से। फिर उपक्षेत्र आता है यानी कि उस सर्किल का नाम, फिर संबंधित डाकघर नंबर 30 पर, संबंधित उस डाकघर का नंबर तीसरे पर। तो ये 3 चीजों का होता है, पहला अंक राज्य, 2, 3 उपक्षेत्र और 4, 5, 6 अंक डाकघर का होगा। यानी कि बाद के जो 3 अंक होंगे वो किसके होंगे, डाकघर के। जैसे हमारे अल्मोड़ा का है 26 36 01, तो 26 36 ही है आगे का, 01 उसमें ऐसे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप उसको सीखिए, आप एक बार देख लीजिए, पिन कोड समझ में आ जाएगा। तो जो है 4, 5, 6 डाकघर का अंक होता है पीछे का, और पिन कोड संख्या में लिखा पता है, इससे साबित हो गया। अब इसके साथ व्यक्ति का नाम, नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। आपने व्यक्ति का नाम नहीं लिखा तो केवल उस डाकघर तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। इसलिए पिन कोड किसी खास क्षेत्र का संबोधन तो करता है, राज्य का, क्षेत्र का भी है, लेकिन उस शहर का नहीं है। जिस शहर में आपने भेजना है उस व्यक्ति का नहीं है, परंतु यह किसी व्यक्ति या मकान का संकेत नहीं देता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब हमारा अगला प्रश्न जाता है कि क्या ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया, बस इतना ही लिखा रहता था, पता लिख कर आते थे, बताओ तो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। इसका छोटा सा उत्तर है, पूरे विश्व वाले उनको जानते हैं। कोई गांधी के नाम से जानता है, कोई महात्मा गांधी के नाम से जानता है। महात्मा गांधी इंडिया, भारत में है, बस भारत में है तो भारत में पहुंच जाएगी उनकी चिट्ठी। अब क्या करूं फिर। महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले पते का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसलिए गांधी जी किस भाग में रह रहे हैं ये तो सबको पता रहता ही था, और उनके पत्र में वो अवश्य उनको मिल जाएगा। भाई गांधी इंडिया लिखा कहीं भी पहुंच जाए, मुंबई कलकत्ता जहां गांधी जी होंगे वहां उनका पहुंचा दिया जाएगा। अब जो है किसी प्रयोजन से, आपका जो प्रश्न है आगे भाषा की बात चलती है हमारी, इसमें प्रयोजन विशेष से संबंधित प्रयोजन शब्द जोड़ने पर, जब कोई प्रयोजन विशेष से हम किसी उसको लिखते हैं, उस प्रयोजन को जोड़ने पर यानी कि उस कार्य को जोड़ने पर जो शब्द बनेगा, नया शब्द, उस पर हम विचार करते हैं। जैसे प्रशस्ति के पर हम पत्र जोड़ेंगे, प्रशस्ति पत्र। ऐसे ही जो है अन्य शब्द हैं, प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र, आपका प्रमाण पत्र, परीक्षा अंक पत्र, ऐसे योग से बनने वाले आपने 10 शब्द लिखने हैं। इन 10 शब्दों को मैं बता देता हूं, आप नोट करते रहिए। साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, समझ में आ रहा है? ये साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र और मान पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र, बहुत प्रकार के पत्र हैं। तो और आगे हम जो है अब इस पर और तैयारी करें। तो इसी में व्यापारिक शब्द पर आपका एक शब्द लगा हुआ है। व्यापारिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। जैसे शब्द अपने पाठ्य पुस्तक के में से आपने छांटने हैं। व्यापार पर लगाया व्यापारिक, एक जो है प्रत्यय है। समाज पर लगाया सामाजिक, व्यवसाय पर लगाया व्यवसायिक, साहित्य पर लगाया साहित्यिक, संस्कृति पर लगाया सांस्कृतिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, बहुत मिल जाएंगे आपको। अब आप प्रसन्न हैं, चलो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नंबर 3 पर। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले या होने वाले परिवर्तन को जो है स्वर, ये जो है 2 स्वरों के मेल से बनने वाले या होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब संधियों की बात करते हैं हम। संधियों का एक दिन अलग से चैप्टर तो चलाएंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर आपको थोड़ा सा जो आपके पाठ्य में है, ये आपके सुपाठ्य में जो है इसको देख लेते हैं। स्वर संधि कहेंगे कब? जब 2 स्वरों के मेल से, यानी कि अ धन अ धन आ धन आ, ई धन ई, उ धन उ,
ए ऐ, जो स्वर जो शब्द हैं, इनमें दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आएगा उसको जो है संधि कहेंगे स्वर में, स्वर संधि। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, देखिए ई धन ई, यहाँ दिखा दीजिए, ये रवि धन इंद्र रविंद्र, ये रवि छोटा ही था, ये भी ई छोटा था, ये बड़ा हो गया, रविंद्र हो गया, ये बड़ा ई, तो ये दीर्घ संधि हो गई है। दीर्घ माने दो ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बनाते हैं। ह्रस्व माने छोटे स्वर, अ है, ई है, उ है ना, इस प्रकार के इन्होंने मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना दिया, तो दीर्घ संधि हो गई। इस प्रकार से आपकी जो संधियां हैं ऐसी है, संग्रहालय, संग्रह धन आलय, ये अ धन आ बराबर आ, ये अ आ दोनों ये मिलकर, अगर दो ह्रस्व मिलकर के भी दीर्घ बनाते हैं, दो दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ बनाते हैं, तो ये हुआ दीर्घ संधि। ये अ धन आ बराबर भी आ हुआ संग्रहालय। ऐसी ये संधियां जो हैं चार प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे संधियों पर, क्योंकि आपके कोर्स में संधियों का उतना हमको ये बताना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। जैसे दीर्घ अ आ ई उ हो जाते हैं, अ आ ई उ छोटे हैं, जैसे अ आ ई उ ये छोटे हैं, ह्रस्व हैं, तो इससे दीर्घ संधि बनाएंगे। और जब कब बनेगा ये, जब इनके दीर्घ बनेंगे, अ का आ हो जाएगा, ई उ ऐसे। जैसे महाधन आत्मा, महात्मा, इस प्रकार आपने कम से कम 10 उदाहरण खोज करके लिखने हैं, बनाने हैं, जिनको आप बना लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, आधन आ, संग्रहालय, संग्रह धन आलय, आधन अधन आ, हिमालय, हिमधन आलय, अधन आ, भोजनालय, भोजन धन आलय, अधन आ, रविंद्र, अभी बताया मैंने आपको, अनुमति, अनुधनुमति, अधन उ, उधन अ, अनुमति, गुरुपदेश, उधन उ। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। मैं आपके लिए इसको जरा सा यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ थोड़ा। यह विद्यालय, विद्याधन आलय, संग्रहालय, संग्रहधन आलय, इस प्रकार से आप इसको जो है सीखेंगे। हिमालय, भोजनालय, रविंद्र, अनुमति, गुरु उपदेश, सदाधन एव सदैव, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, सुधन इच्छा, स्वेच्छा। इस प्रकार से आपके पास एक, इन शब्दों को आप जो है मिला करके बना लीजिए सरलतम ढंग से, बढ़िया तरीके से आप इसको सीखिए, बनाइए, और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।